Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified. Nihilism सीरीज का सेकंड थिंकर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे फ्राइडरिच नीत्शे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किरकेगार्ड। तो यूजीसी नेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि along with किरकेगार्ड who was considered as a founder of existentialism and it was नीत्शे। क्लियर? नीत्शे जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। अगर हम इतनी बात करें, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्राइड, उनकी लैंग्वेज में, तो उनका उनका क्या कहना था इनके बारे में। ही क्लेम दैट फ्राइडरिच नीत्शे हैड ए मोर पेनिट्रेटिंग knowledge of himself than any other man who ever lived or was ever likely to live। कि आज तक जो हिस्ट्री है मैनकाइंड की, अगर उसको हम देखें, आज तक जितने इंसान हुए हैं, जितने इसमें होंगे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ना ऐसा होगा जिसको अपना इतना ज़्यादा डीपर नॉलेज होगा, सेल्फ नॉलेज, जितना किसको था, नीत्शे को। तो मतलब वो उनकी जो फिलॉसफी है, वो साइकोलॉजी जो है, वो काफ़ी डीप है नीत्शे की। जब वो किसी भी चीज़ की बात करते हैं, जब डेथ ऑफ गॉड की बात करते हैं, जब मास्टर मोरालिटी स्लेव मोरालिटी की बात करते हैं, जब सुपरमैन की बात करते हैं, तो ये चीज़ें क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं उनकी फिलॉसफी में। जो डीप साइकोलॉजी है क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है कि वो मास्टर मोरालिटी को क्यों फेवर करते हैं, वो ओवरमैन सुपरमैन को क्यों फेवर करते हैं, वो जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स है, जो रिलीजन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो बार 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 क्यों चैलेंज करते हैं, जो मॉरल क्लासिफिकेशंस है, गुड बैड राइट रॉन्ग, वो क्यों इसके अगेंस्ट हैं। वो सब चीज़ें उनकी फ़िलॉसफी में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं कि वो साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उनकी जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है खुद का, सेल्फ का, सोसाइटी का, वो बड़ा ज़्यादा डीपर था। और ये चीज़ सिगमंड फ्राइड ने क्लियरली कही है नीत्शे के बारे में कि ही इज़ द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हु हैज़ द डीप पेनिट्रेटिंग नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। क्लियर? तो ये थे कौन नीत्शे? ही वॉज ए जर्मन फिलोसोफर बॉर्न इन प्रूशिया, जो मॉडर्न रशिया में है, इन 1844, और इनकी डेथ हुई थी 1900 में एट द एज ऑफ 56। यूनिवर्सिटी ऑफ बैसल्स में ये इन्होंने प्रोफेसर भी रहे हैं। और इनका जो इंटरेस्ट था, जो इनकी एक्चुअल एजुकेशन हुई है, वो किस में हुई थी? फिलोलॉजी में। फिलोसफी में इक्वली इंटरेस्ट है इनको, बट जो मेन इंटरेस्ट इनका क्या था? फिलोलॉजी। व्हाट इज फिलोलॉजी? इट्स अ साइंस ऑफ लिटरेचर। मतलब लिटरेचर के रिलेटेड जितनी भी जो स्टडीज़ होती हैं वो सारी फिलोलॉजी में आती हैं, और नीत्शे की उनमें मास्टर्स है। अगर हम सारे एग्जिस्टेंशियल थिंकर देखें तो इनका जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। चाहे किरकेगार्ड की बात करें हम, चाहे इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सात्रे की बात करें, लिटरेचर में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स का। और सेम हमें नीत्शे का भी देखने को मिलता है। काफ़ी सारा वर्क इन्होंने लिखा है, उसको हम लास्ट में देखते हैं। सो अगर हम नीत्शे जो है इनका कोर थीम देखें, वो है क्या था? ये एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे, ऐसा कल्चर चाहते थे जो स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग्स, स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सके। क्लियर? एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं? एक अटैक कर रहे हैं सिस्टम पे, कल्चर पे, सिविलाइजेशंस पे, कि जिसने इंसान को बीकर बना दिया। वो चाहते हैं हर एक बंदा किसकी तरह हो? नेपोलियन की तरह, अलेक्जेंडर की तरह, सॉक्रेट्स की तरह। नीत्शे कहते हैं ये सुपरमैन नहीं है, ये ओवरमैन की एग्जांपल नहीं है, बट दे पीपल्स आर वेरी क्लोज टू सुपरमैन, ओवरमैन्स। इनका वो रेफरेंस देते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है तो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो था क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, जिसमें ये बिल टू पावर की बात करते हैं, जो डेथ ऑफ गॉड की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेव एंड मास्टर मोरालिटी की बात करते हैं, जिसे हार्ड मोरालिटी कहते हैं हम। क्लियर? तो ये सारे किसका पार्ट हैं? क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का।
उन्हीं में इन्होंने सारा डिस्कस किया है कि कैसे जो प्री हिस्टोरिक टाइम था तब क्या चीज़ें सही थी और कैसे कैसे धीरे 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 ब्लंडर पे ब्लंडर होते गए और सारी चीज़ें गलत होगी। वो वही सेम चीज़ जिनोलॉजी ऑफ मोरल्स में भी दिखती है, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि जो जिसे हम गुड आज कहते हैं वो एक्चुअल में क्या था पहले, क्या मतलब था उसका, और कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम मीनिंग चेंज होगी चीज़ों के। इसको हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, जिसमें बिल टू पावर, डेथ ऑफ गॉड, स्लेव एंड मास्टर मोरालिटी एंड ओवरमैन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर हम डिटेल में बात करें तो नीट्शे का जो क्रिटिसिज्म है वो बिगिन कैसे होता है, कंपैरिजन के साथ वो शुरू करते हैं। किसमें कर रहे हैं वो, जो 19th सेंचुरी का यूरोपियन और जर्मन कल्चर है उसको वो कंपेयर करते हैं जो एंशिएंट ग्रीस का कल्चर था। क्लियर। तो वो क्या कहते हैं कि जो एंशिएंट ग्रीस का जो कल्चर था वो आज का जो यूरोपियन कल्चर है, जो जर्मन कल्चर है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी इन्फीरियर है और वो ग्रीक कल्चर को काफ़ी सुपीरियर बताते हैं। और बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जो ग्रीक कल्चर था, एंशिएंट ग्रीक जो सिविलाइजेशन थी, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ डायनेशियन एंड अपोलियन ट्रेड्स, द टू सेंट्रल प्रिंसिपल इन ग्रीक कल्चर्स। अब बेसिकली जो डायनेशियन और अपोलियन ट्रेड्स हैं क्या है, मतलब जो एंशिएंट ग्रीस है वहाँ पे काफ़ी मिथिकल फिगर्स हैं, उनमें दो फिगर्स थी, गॉड अपोलो एंड गॉड डायनेसियस। ये दोनों ग्रीक गॉड हैं और इनमें जो है वो कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, दोनों के अपोजिट करेक्टर। जो गॉड अपोलो हैं, इट रिप्रेजेंट्स मेडिसिन, म्यूजिक, पोइट्री, इनको गॉड ऑफ आर्चरी भी कहा जाता है। एंड नीट्शे क्या कहते हैं कि दोज हु शेयर द अपोलियन ट्रेड्स आर वेल ऑर्डर्ड, रैशनल एंड सेरीन, बुद्ध की तरह, मतलब फिलोसफर्स की तरह बड़े। नीट्शे ऑन द अदर हैंड क्लेम दैट जो डायनेशियन गॉड हैं वो क्या हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बाइल, फ्रिंजिड, सेंसेस। और जो डायनेशियंस गॉड हैं उनको गॉड ऑफ एक्सटेसी, टेरर, गिल्ट, एटॉनमेंट, डेथ, रिसरेक्शन, वेजिटेशन, ट्रीज, वाइन, मैडनेस एंड ड्रामा भी कहा जाता है। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू नीट्शे ऑल फॉर्म ऑफ एंथुसिज्म एंड एक्सटेसी आर डायनेशियंस, मतलब जहाँ भी जोश होगा, जहाँ पावर होगी, तो वो किसके साइन होंगे, डायनेशियंस के। जहाँ भी ऑर्डर है, स्ट्रक्चर है, वेल प्रॉपर कोई चीज़ है, वो किसके साइन, अपोलो के। तो नीट्शे क्या कहते हैं कि जो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन थी, इट हैड विटनेस्ड ए फ्रूटफुल मर्जर ऑफ दीज टू कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स, कि मतलब तब के जो लोग थे, जो मैनकाइंड थी, जो सोसाइटी थी, वो कैसी थी, उनमें इन दोनों का ब्लेंड था। अपोलो के भी ट्रेड्स थे और उनमें डायनेशियंस के भी ट्रेड थे। क्लियर। तो where the principle of individualization, self-control, order, and equilibrium was merged with the inclination to break any border and norm, and to lose self-control. This was responsible for the glory of ancient Greek civilizations, which according to Nietzsche did not last long. क्यों? नीचे क्या कहते हैं कि जैसे ही जो ग्रीक कल्चर है, जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, इनका अनकाउंटर हुआ रैशनैलिटी के साथ, सिस्टम्स के साथ, पर्टिकुलरली जो फिलोसफिकल सिस्टम्स थे, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल्स, बड़े बड़े सिस्टम्स इन्होंने डेवलप किए और चीज़ों को रैशनलाइज कर दिया, चीज़ों को स्ट्रक्चरल कर दिया। तो उससे क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे जो मतलब स्ट्रांगनेस थी सिविलाइजेशंस की, जो इम्पोर्टेंस थी, जो पावर थी, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई धीरे धीरे। जो पैशनेट एस्पेक्ट था उसको उन्होंने डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया और ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, रैशनल एलिमेंट्स को। कौन? जो अर्ली फिलोसफर्स थे, चाहे वो प्लेटो, एरिस्टोटल हैं, सॉक्रेट्स हैं। तो इस तरह से वो जो अपोलियन ट्रेड थे, डायनेशियंस ट्रेड थे, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गए। तो इससे काफ़ी डैमेज पहुंची, किसको, कल्चर को भी, मैनकाइंड को भी, इंडिविजुअल्स को भी। और अब नीट्शे यहीं पे बिल टू पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और क्या बताते हैं कि जो will to power, it is a fundamental driving force of all living creatures and the basic impulse of our acts। कि इंसान जो भी करता है ना, उसके पीछे जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है ना, वो क्या है, विल टू पावर। क्लियर।
तो बिल टू पावर एक्चुअल में है क्या है? तो अकॉर्डिंग टू नीट्शे, लाइफ इटसेल्फ इज बिल टू पावर। लाइफ का मतलब क्या है? बिल टू। सो अकॉर्डिंग टू नीट्शे, life is an instinct of growth for survival, for the accumulation of force, and for power. That is will to power. फोर्स accumulate करना चाहते हैं आप, सर्वाइव करना चाहते हैं आप ग्रो करना चाहते हैं आप, जहाँ भी ये चीज़ें होंगी, दैट इज़ अ साइन ऑफ will to power. will to power. तो बिल टू पावर क्या है? एक ग्रोथ का इंस्टिंक्ट है, एक कंटिन्यू करने का इंस्टिंक्ट है, एक सर्वाइव करने का जो इंस्टिंक्ट है, दैट इज बिल टू पावर्स. एंड ही डिसरिगार्ड ऑल अदर वैल्यूज एंड वर्चूज ऑफ लाइफ विच द रैशनल ethical tradition of pre-Socratic philosophies have advocated. तो वो सारे बाउंड तोड़ देते हैं. अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं, सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो सिस्टम तो आएंगे नहीं. जब आप एथिक्स की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है? वेल बिल्ट सिस्टम्स हैं, आपको उनको फॉलो करना है. वहाँ की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है. वहाँ पे सिस्टम्स हैं, डेड सिस्टम्स. और नीट्शे कहता है आपको उनको फॉलो करने के लिए बोला जाता है. बेसिकली नीट्शे क्या करते हैं? वो आइडियलाइज कर रहे हैं पावर को प्रमोट कर रहे हैं, एंड आर्ग्यू दैट नथिंग इन लाइफ हैज़ वैल्यू एक्सेप्ट द डिग्री ऑफ पावर्स. कि ज़िंदगी में, जीवन में और किसी चीज़ की वैल्यू है ही नहीं है बिना पावर के सिवाय. तो उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बिल टू पावर. ये फ्रॉम दैट वेयर द बिल टू पावर इज़ लैकिंग देयर इज़ डिक्लाइन. मतलब अगर कोई सर्वाइव कर रहा है, अगर कोई ग्रो कर रहा है, देन देयर इज़ बिल टू पावर्स. अगर कोई डिक्लाइन कर रहा है, अगर कोई खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई भी चीज़. सो नीट्शे जब वैल्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, जिसे हम सुप्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, वो क्या है? लैक ऑफ बिल टू पावर्स. किसकी वजह से है? लैक ऑफ बिल टू पावर. मतलब नीट्शे जो हम बात करें, अगर वो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ के खिलाफ है, सब्जेक्टिव वैल्यूज़ के नहीं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ के खिलाफ नहीं है. वो जो वैल्यूज़ में आप ऑब्जेक्टिविटी लाते हो ना, मोरालिटी में जो ऑब्जेक्टिविटी लाते हो, वो उसके खिलाफ है. क्योंकि वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन तो कुछ होता ही नहीं है. आप क्या करते हो? किसी के विचार से पता नहीं कब मिलियन ईयर्स के पहले के वो एक वैल्यू बन गई और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो. नीट्शे इस चीज़ के खिलाफ है. और खिलाफ वही हो सकता है जिसमें विल टू पावर होगी. जो उसको मजे से फॉलो कर रहा है ना, उसमें क्या है? वो बोलता है लैक ऑफ विल टू पावर. क्या कहते हैं कि हर एक इंसान, जानवर, कोई भी चीज़ जो है ना, जो एग्जिस्ट कर रही है, वो पूरी कोशिश करती है आपको अपने आप को प्रिजर्व करके रखने की, अपने आप को कि वो सर्वाइव करे, वो एग्जिस्ट करे, है ना. बट टू बिकम मोर, और वो ग्रो भी करना चाहते हैं. बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पावर ओवर अदर्स. इसलिए होता क्या है कि हम जो नीट्शे का कॉन्सेप्ट है, इसको कंफ्यूज करते हैं कि हम दूसरों को डोमिनेट करेंगे. सिर्फ बिल टू पावर का मतलब यही है कि आप दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है. नीट्शे क्लियरली कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही बिल टू पावर ज़्यादा होगी. जितना होगा, इतनी बिल टू पावर ज़्यादा होगी. और वो नेसेसरी है सेल्फ क्रिएशन के लिए, सेल्फ लिए, टू एक्सप्रेस वन ओन सेल्फ, वन ओन इंडिविजुअलिटी क्रिएटिवली. वो तभी पॉसिबल है जब बिल टू पावर होगी. अगर वो चीज़ लैक कर रही है तो आप ये कर ही नहीं पाएंगे. अपने आप को फुली एक्सप्रेस, फुली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे. मतलब जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कभी आप उनको बाहर नहीं ला पाएंगे अगर आप में बिल टू पावर नहीं है. नीट्शे क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है इन द पाथ ऑफ द बिल टू पावर, वो क्या है? मॉरल और जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो सोशल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, जिन्हें ऑब्जेक्टिवली हम पे इम्पोज किया गया है, वो इंसान को रोकते हैं कि वो कभी भी अपनी बिल टू पावर जो है वो उसको फुली यूज़ नहीं कर पाता है. इसलिए वो
हर टाइप की मोरालिटी के अगेंस्ट है, हर टाइप के रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है, हर टाइप की जो सोशल एस्टेब्लिशमेंट है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनके अगेंस्ट हैं। क्लियरली कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीट्शे ऑल ऑफ देम, मतलब जो मोरालिटी हैं, जो रिलीजन्स हैं, जो सोशल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दे ऑल ऑफ देम आर एंटी नेचर body, and they attempt to discipline the body and to kill the will to power। मतलब वो क्या कहते हैं कि जो नेचर ने इंसान को बनाया है तो वहाँ मैन फ्री एंड वाइल्ड है, बट जब सोशल एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है वहाँ पे इंसान को बाउंड कर दिया गया, उसकी फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है? उसकी विल टू पावर को डिस्ट्रॉय करना। नीट्शे की अगर बात करते हैं हम, तो नीट्शे क्या कहते हैं कि जो एंशिएंट कल्चर था, इट वॉज फ्री फ्रॉम द ग्रिप ऑफ दीज मोरल्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। बट जैसे ही फिलोसफिकल सिस्टम हुए, प्लेटो, एरिस्टोटल्स, तो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और जो डिक्लाइन है वो कंप्लीट किसके साथ हुआ? विद द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी दिस डिक्लाइन वाज कंप्लीट। द चर्च डिमांडेड कंप्लीट सबमिशंस एंड इट डेवलप्ड ए मोरालिटी दैट आइडियलाइज्ड ऑबिडेंसी एंड लॉयल्टी। चर्च ने तो सीधे बोल दिया कि देयर इज ओनली गॉड और आपको उसके सामने सरेंडर कर देना है। आप अपनी मर्जी से हेल और हेवन में नहीं जाते हैं क्रिश्चियनिटी में। इट इज़ द मर्सी ऑफ गॉड। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर डूइंग गुड एक्ट और बैड एक्ट। द अलॉटमेंट ऑफ हेल और हेवन इज डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। इतनी भी फ्रीडम नहीं है, सब भगवान पे डाल दिया, सब अदर वर्ल्डली रियलिटी पे डाल दिया कि यहाँ पे आप सफ़र कर लो, आपको हेवन में जाके काफ़ी इंजॉयमेंट मिलने वाली है। दिस इज़ जिसके नीट्शे खिलाफ थे। सबको अगर हम देखें तो क्या समझ आ रहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस है उसको कौन डोमिनेट करती है, जो गुड और इवल की, कि ये सही है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, गुड एंड इवल्स। इंसान में इतना फियर इंड्यूस कर दिया गया कि वो कुछ अपना जो रैशनल है, जो बिल टू पावर जिसको मैं बोल रहा हूँ, रैशनैलिटी तो यूज़ करता है बट बिल टू पावर तक वो असेस ही नहीं कर पाता है उसको, फियर की वजह से। उसको इतना उलझा दिया गया है इसने मोरालिटी में, सोशल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें इतना उलझा दिया गया, इतना डरा दिया गया उसको। और नीट्शे चाहता है कि उसको इससे ग्रिप से बाहर निकाला जाए, और वो तभी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी, जिसमें वो दो टाइप्स की मोरालिटी की बात करते हैं, स्लेव मोरालिटी एंड मास्टर मोरालिटी, जिसे हार्ड मोरालिटी कहते हैं, जिसके वो फेवर में नहीं है। तो जो वर्ड्स हैं दोनों स्लेव एंड मास्टर यहीं से क्लियर हो रहा है। स्लेव का मतलब है कि आप गुलामी कर रहे हो, मास्टर का मतलब है कि आप सेल्फ रूल कर रहे हो। तो बेटर वन कौन सी होगी? नीट्शे किसके फेवर में होगा? वो क्लियरली यहाँ पे कि नीट्शे मास्टर मोरालिटी के फेवर में होगा, वो स्लेव मोरालिटी के फेवर में नहीं होगा। मास्टर मोरालिटी ट्राइज टू डोमिनेट एंड इट इज़ एंटीथेटिकल्स टू ऑल फॉर्म ऑफ सबमिशंस। वो कभी भी आपको किसी के सामने सरेंडर करने के लिए नहीं बोलेगी, चाहे मोरालिटी की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे सोशल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें। जो मास्टर मोरालिटी है वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप उसके सामने सरेंडर कर दो, आप रिलीजन्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, जहाँ आप पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को, जहाँ सोशल अथॉरिटीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करो। इट फॉलोज द बॉडली ड्राइव्स एंड नेवर ट्राइज टू सबमिट इट टू एनी अदर फॉर्म ऑफ अथॉरिटी लाइक रीजन और रिलीजियस बिलीव्स। It rejects the fundamental distinctions every moral tradition makes between good and evil। मास्टर मोरालिटी में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जिसे हम गुड, बैड, राइट, रॉन्ग कह सकें। ये किसका साइन है? सारा स्लेव मोरालिटी का। गुड और बैड, गुड और इवल के बीच का जो डिस्टिंक्शंस है, इसको कहाँ प्रमोट किया जाता है? स्लेव मोरालिटी में। स्लेव्स बनाने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है, इस प्रिंसिपल्स को। मास्टर मोरालिटी में इन डिस्टिंक्शंस का कोई प्लेस नहीं है अकॉर्डिंग टू नीट्शे। इन दिस सेंस इट इज़ बियॉन्ड गुड एंड इवल एंड इवन बियॉन्ड मोरालिटी। मतलब जो मास्टर मोरालिटी, इट इज़ बियॉन्ड मोरालिटी, इट इज़ बियॉन्ड रेगुलेशंस, इट इज़ बियॉन्ड रूल्स। जहाँ कोई रूल्स नहीं होगा, दैट इज़ मास्टर मोरालिटी। वेर यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू वट यू वॉन्ट टू डू, दैट इज़ मास्टर मोरालिटी। वेर यू मेकिंग योर ओन रूल्स, वेर you are doing what you want to do, that is master morality। On the other hand, if we look at slave morality, what we discover, it is the morality of submission and slavery। जहाँ आपको सरेंडर करना है, जहाँ आपको स्लेव बन के रहना है।
कि मोरालिटी को जो प्रीस्ट होते थे उन्होंने प्रमोट किया था ज़्यादा, जहाँ पे आपकी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ ज़्यादा, इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए और आपको उसमें उलझा दिया गया। मोरालिटी में आपको ही आपके खिलाफ कर दिया गया। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको ही आपके खिलाफ कर दिया है। आप रिवॉल्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं। अगर आप मतलब पुअर हैं तो आप अपनी वजह से पुअर हैं भाई, आपने प्रीवियस लाइफ में से काम कर्म नहीं किए होंगे इसलिए पुअर हैं आप लड़ नहीं सकते, आप रिवॉल्ट नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही जीवन जीना है। तो ये स्लेव मोरालिटी है। तो मास्टर मोरालिटी क्या होती है? अगर पुअर पैदा हुए हैं आप रिच हो सकते हो, आप रिवॉल्ट करो, आप मेहनत करो, आप ग्रोथ कर सकते हो। तो स्लेव मोरालिटी में ऐसा नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस, आपको मतलब ऐसे बना के रख दिया जाता है स्लेव। तब जो मोरालिटी कर रही है कि जो डिसिप्लिनिंग, बॉडी को डिसिप्लिन करना है बाय सप्रेसिंग ऑल बॉडीली ट्राइब्स एंड पैशंस, विच किसी भी टाइप का हो, ये जो मोरालिटी है ना, ये हार्ड मोरालिटी है, जिसे हम स्लेव मोरालिटी कहते हैं। हार्ड मोरालिटी जो ग्रुप्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, सबके लिए एक जैसे रूल्स। इट नेगेट्स एंड सैक्रिफाइसेस द बॉडीज as mentioned above. It insists that individuals should submit him herself and be obedient to the social forces and institutions for the sake of salvation in a future heavens, है ना? आपको सोसाइटी के नाम्स, रिलीजन के नाम्स, पॉलिटिकल नाम सब मानने हैं भाई, तभी आप हेवन में जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे आप। क्या कहते हैं कि पर्टिकुलरली जो यूरोपियन मोरालिटी है वो प्रमोट करती है हार्ड मोरालिटी को। हार्ड समझ रहे हैं ना आप? ग्रुप, आप शीप्स, भेड़ों का, दैट इज़ हार्ड मोरालिटी, दैट इज़ स्लेव मोरालिटी। क्या करते थे वो, उन्होंने क्या किया, स्लेवरी जो स्लेव मोरालिटी है, जो हार्ड मोरालिटी, उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया और इंसिस्ट करते हैं कि जो सारे हैं उसको ऑब्जॉर्व करें, अथॉरिटी ऑफ चर्च को और उसके डॉक्ट्राइन्स को। साथ क्या होता है, जो मतलब इंसान है जो स्लेव मोरालिटी को फॉलो कर रहा है, वो बिल्कुल अपने सारी मतलब उम्मीदें छोड़ देता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है बिल्कुल, कि मेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, भगवान वही करेगा जो करना है। दैट इज स्लेव मोरालिटी। और इसके अपोजिट आपने क्या देखा था, मास्टर मोरालिटी, जहाँ आप सेल्फ मेड ह्यूमन होते हो। नीड्स मेक ए डिटेल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज अंडरस्टूड एज मॉडर्न मोरालिटी, जिसे हम स्लेव मोरालिटी कह रहे हैं, which according to him is characterized by its complete neglect of the will to power। जो मास्टर मोरालिटी है उसका सिंपल सा साइन क्या है, वहाँ विल टू पावर है, वहाँ जो इंडिविजुअल है इट हैज़ अ पावर टू यूज हिज विल टू पावर। बट ऑन द अदर हैंड जो स्लेव मोरालिटी है, इट लैक्स विल टू पावर, डेफिशिएंसी ऑफ विल टू पावर एंड अदर इंपॉर्टेंट पैशंस ऑफ लाइफ। Then Nietzsche then examines what constitutes the basis of morality and affirms that it is a conception of universal and unchanging truth। तो नीट्शे मतलब कांट की तरह आप क्या बोल रहा है कि जो मॉडर्न मोरालिटी को अगर हम देखें, मॉडर्न स्ट्रक्चर है जो मोरालिटी उसको अगर हम देखें, इसका बेस कहाँ है? एक तो कंसेप्ट ऑफ गॉड में और एक जो है लाइफ आफ्टर डेथ, जो अदर वर्ल्ड जिसको हम बात करते हैं, जो हेवन की बात करते हैं। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर ये सारी जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो मॉडर्न मोरालिटी उस पर बेस्ड है। और अब वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली उस पर अटैक करेगा, उस पर तो इजीली अटैक किया जा सकता है। तो अगर हम मॉडर्न एज को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैसे मतलब थिंकर हुए हमारे डार्विन, हीगल्स, पेटोलमी, इन्होंने क्या किया कि जो रिलीजियस बिलीफ थे, जैसे कि सन सेंटर है यूनिवर्स का, लाइफ भगवान ने दी है, उसको चैलेंज किया कि लाइफ इवॉल्व हुई है। तो जैसे उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया, जहाँ पे निहिलिज्म लोग, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस जो गॉड की है, जहाँ अदर वर्ल्ड की लाइफ आफ्टर डेथ भी कुछ होता है, जहाँ सोल होता है, जहाँ हेवन कुछ होता है, ये इन चीज़ों का ना मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही, इनकी इंपॉर्टेंस कम होना शुरू हो गई। नीट्शे आर्ग्यू दैट मॉडर्न एज हैज़ मेड दिस निहिलिज्म इनएविटेबल एंड दिस हैज़ अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ गॉड। तो जो उनकी बुक थी द गे साइंस, उसमें वो इस डिक्टम को यूज करते हैं कि गॉड इज डेड, गॉड इज डेड, वेयर द लेटर स्टूड फॉर ऑल दैट इज यूनिवर्सल एंड एटर्नली डिवाइन एंड राइट। द फ्रेज डेथ ऑफ गॉड इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द मॉडर्न सिनेरियो वेयर पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन एब्सोल्यूट वैल्यूज। मतलब जब वो बोलते हैं डेथ ऑफ गॉड, दैट डज नॉट मीन कि कोई एक ऐसा इंसान था, भगवान जिसको हम कह रहे हैं, उसकी डेथ हो गई। उसका मतलब क्या है, सिंपल था कि जो मॉडर्न सिनेरियो जहाँ पे
इंसान का जो फेथ है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के प्रति या ट्रुथ के प्रति, वो एकदम ख़त्म हो गया है। एंड दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ गॉड। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द आइडिया ऑफ गॉड दैट यूनाइट्स ऑल मैन एंड गिव्स मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ हैड डाइड। क्लियर? इस तरह से बताते हैं व्हाट इज दैट, कि जो लोगों का फेथ है, जो लोगों का इंटरेस्ट था टूवर्ड्स एब्सोल्यूट वैल्यूज, टूवर्ड्स गॉड, इट लास्ट, है ना। और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी लाइफ में, जैसे वो कह रहे हैं द आइडिया ऑफ गॉड दैट यूनाइट्स ऑल मैन एंड गिव्स मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ हैड डाइड। The death of God, the moral foundation of Christianity was shattered. और जो उनकी कमांडमेंट थी, इट लॉस्ट इट्स मीनिंग, चर्च हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू। इसके साथ ही क्या हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया गॉड की डेथ के साथ। ही इंसिस्ट ऑन क्रिएटिंग न्यू मीनिंग आउट ऑफ द क्योटिक आफ्टरमैथ ऑफ। तो नीचे क्या कोशिश करता है कि हम इससे एक नया मीनिंग दे सकते हैं लाइफ को, क्योंकि अब भगवान तो है नहीं, अब सारा बोझ तो हमारे कंधों में पड़ गया है। जैसे सात्रे भी बात कर रहे हैं कि पहले हम एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी सेंस क्रिएट करते हैं। देयर इज़ नो गॉड जिसके दिमाग में है हमारी इसेंस है। तो उसी तरह से ये बात कर रहे हैं और ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ओवरमैन का और सुपरमैन। तो व्हाट इज़ ओवरमैन, व्हाट इज़ सुपरमैन? तो नीचे क्लियरली कहते हैं द ओवरकमिंग ऑफ मैन हैज़ टू बी अचीव्ड अंडरगोइंग 3 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कि अगर आपको सुपरमैन बनना है तो यू हैव टू ओवरकम द मैन इन हिमसेल्फ, मैन इन योर सेल्फ। जो आप में इंसान है ना, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। और उसकी वो मॉरल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बताते हैं कि अगर आपको ऑर्डिनरी मैन से सुपरमैन बनना है ना, या ओवरमैन की तरफ जाना है, जो जिसमें मास्टर मोरालिटी के साइन होंगे, वही वहाँ पे जा पाएगा। स्लेव मोरालिटी को अगर आप फॉलो करें, आप वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसके नीचे 3 स्टेजेस बताते हैं उसमें, द स्टेज ऑफ द कैमल, द लाइन एंड द चाइल्ड। क्लियर? तो ओवरमैन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो नीचे क्या कहते हैं कि अगर आपको ऑर्डिनरी मैन से ओवरमैन या सुपरमैन बनना है, जिसकी वो बात करते हैं, क्योंकि गॉड की डेथ हो चुकी है अब, और सारा बोझ हमारे कंधों में पड़ गया है और हमें इवॉल्व होने का मौका मिल रहा है। और जो एवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो 3 स्टेजेस में होगी। जो फर्स्ट स्टेज है उसको वो बताते हैं द स्टेज ऑफ द कैमल, सेकंड द लाइन एंड द थर्ड इज द चाइल्ड। तो नीचे क्या कहते हैं, जो कैमल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो एवरेज मैन है, जो ऑर्डिनरी मैन है, जो सोसाइटी का, who reasonably accept the authority of the religion, church or any other institutions. क्लियर? जैसे कैमल क्या करता है, सामान देखा तो बैठ जाता है, भाई लाद दो मेरे ऊपर, मैं चलूँगा। उसी तरह से जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग है वो भी क्या करता है, कोई इंस्टीट्यूशंस देखा, रिलीजन देखा, गवर्नमेंट देखी, सोशल इंस्टीट्यूशंस देखा, उसको मज़े से फॉलो करता है विदाउट एनी क्वेश्चन। जैसे ही कोई मतलब इंस्टीट्यूशंस देखा, जैसे ही कोई ड्यूटी देखी, मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ड्यूटीज़, राइट्स, ये सब कहाँ हैं, स्लेव मोरालिटी में। और वो सब किसके साइन है, कैमल के। जब आप सबमिशन कर देते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो सोसाइटी के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने, यहाँ भी आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं सोसाइटी के द्वारा, रिलीजन के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, और आप उनको विदाउट एनी क्वेश्चंस एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, मेन जो नॉर्मलाइज करना इंडिविजुअल्स को, उस पर कंट्रोल करना कम्प्लीटली, और उसको मर्ज एक क्राउड में, इंसान को एक हर्ड का पार्ट बना देना। दिस इज़ बट नीचे कॉल्ड कैमल। स्टेज में किसी भी जो मॉरल लॉज हैं, जो एथिकल लॉज हैं, उनका वायलेशन करता है, तो उसमें किसकी फीलिंग बदल दी जाती है, सेंस ऑफ गिल्ट, फियर। नेक्स्ट स्टेज, it is the in the next stage of the path of moral transformations, the camel convert itself into a lion। जब आप अपने बिल टू पावर को यूज़ करना शुरू करते हैं, आप इनको चैलेंज करना शुरू करते हो अथॉरिटीज़ को, तो आप चैलेंज करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, क्या रिप्रेजेंट करता है लाइन, वो इंसान जो चैलेंज कर रहा है। लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ह्यूमन बीइंग जो बिल टू पावर का यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, जो अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर रहा है, जो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है कि जिस तरह से कैमल डेजर्ट्स में अकेले चलता है ना, उसी तरह से जब हमारा स्पिरिट जो है वो
लोनली डेजर्ट्स में चलता है, इट बिकम्स लाइन। क्लियर? जब मतलब वो सोसाइटी को चैलेंज करना शुरू बिकम्स लाइन, उसको पता चलता है, तब वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसे किसकी ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है। और उसमें जो अर्ग है जीतने की, मास्टर बनने की में, वो पैदा होती है। कैमल से वो शिफ्ट होकर लाइन में आता है ना, अब इस बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अकेला सा पड़ जाता है। अब वो क्या कहते हैं, जो थर्ड स्टेज की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है, नीचे कहता तब, दैट इज चाइल्ड। द चाइल्ड थस रिप्रेजेंट द रियल करेक्टर वन एस्पायर टू अटेन। मतलब नीचे की अगर फिलॉसफी का क्रक्स देखें, वो बोलता है हमें एक बच्चे की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? एक बच्चे की तरह। इट इज़ एब्सोल्युटली अनरिमोर्सफुल ऑफ what it does, as it is unaffected by the morality of the good and evils। कौन? एक बच्चा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, वो वही करता है जो उसको करना है, जो उसको सही लग रहा है। It thus represents the overman who says yes to life and create a new reality and a new self। क्लियर? यहाँ से सुपरमैन ओवरमैन फिर एग्जिस्टेंस में आता है। जब आप नॉर्मल पार्ट बन के सोसाइटी से लाइन बने, जिसने चैलेंज किया, और चैलेंज करके फिर आप एक बच्चे की तरह हो गए हैं, आपका नेचर एक बच्चे की तरह हो गया। बच्चे का नेचर ना बिल्कुल प्योर होता है, वो डिस्टिंक्शन नहीं करता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो सिर्फ करता है, वो सिर्फ क्रिएट करता है, वही ओवरमैन है। बट वो कॉन्शियस है बच्चा, जो अगर हम ऑर्डिनरी बच्चे की बात करें, जब बच्चा बच्चा होता है तब उसमें इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, कुछ एवोल्यूशनरी करे, कुछ पावरफुल करे। बट जब आप एक मैच्योर जंग मैन हैं और आप इस स्टेज में आए, आप चाइल्ड वाली स्टेज में, तब आपको क्या कहेगा वो? ओवरमैन, सुपरमैन। Let's say overman is a strong and free individual who has overcome the man in himself। वो जो ओवरमैन है, जो सुपरमैन है, he rejects all creations of himself by external factors like religion and morality। तो जितने फेथ थे, जितने बिलीफ थे, सब शैटर्ड हो जाते हैं एकदम से। तो तब जाके सुपरमैन एमर्ज होता है, कर रहा होता है मास्टर मोरालिटी को। इट इज़ ग्राउंडेड इन द बिल टू पावर्स। जब स्लेव मोरालिटी जो है वो कम्प्लीटली शैटर्ड हो चुकी है, जो नीड्स एट दैट द ओवरमैन क्रिएट ए यूनिक न्यू मास्टर मोरालिटी विच इज फ्री all old values and customs। In this sense, he is his own judge. He self-create by overcoming, mastering, and transforming his inner chaos into a new order। This is, however, is not an easy task, and Nietzsche reminds that only a few individuals succeed in this। हर के लिए पॉसिबल नहीं है बच्चा बनना, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है बच्चा बनना। बच्चा इज इक्वल टू चाइल्ड इज इक्वल टू सुपरमैन, ओवरमैन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नीट्शे। तो आज हमने क्या देखा? क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।